संपूर्ण विश्व में हठीले यात्री के नाम से प्रसिद्ध इब्न बतूता का जन्म 1304 में दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को की तंजीर नामक स्थल पर हुआ। इनका परिवार तंजीर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक था, जो इस्लामी कानून शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। परिवार की परंपरा अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्ररूढ़ शिक्षा हासिल की। इब्न बतूता को बचपन से ही यात्राएं करने का बहुत शौक था और उन्होंने अपने जीवन में अनेक देश विदेशों की यात्राएं की हैं और इन यात्राओं के दौरान उन्हें अनेक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, परंतु उन्होंने इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए विश्व के अनेक देशों की यात्राएं की। इसीलिए इतिहास में उन्हें हठीला यात्री कहकर भी पुकारा जाता है। 1332 में उन्होंने भारत के लिए प्रस्थान किया और 1333 में वो सिंध में पहुँचे। भारत आने से पूर्व वो मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुके थे। 1333 में सिंध पहुंचने के पश्चात उनकी मुलाकात हुई दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक उन दिनों पूरे भारत के सुल्तान माने जाते थे और तुगलक से भेंट के बाद सुल्तान भी उनसे प्रभावित हुए। इब्न बतूता की विद्वत्ता को देखते हुए उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, परंतु कुछ समय पश्चात ही एक गलतफहमी की वजह से इब्न बतूता को कारागाह में कैद कर दिया गया, परंतु उसके पश्चात यह गलतफहमी दूर हुई और दोबारा से उन्हें राजकीय पद प्रदान किया गया। 1342 में उन्हें मंगोल शासक के पास दूत के रूप में चीन भेजा गया। इस प्रकार भारत में कई वर्ष बिताने के बाद इब्न बतूता ने 1347 में घर लौटने का निश्चय किया। इब्न बतूता को जो भी बातें भारत में अद्भुत लगी, उन सभी बातों का विवरण उन्होंने इस पुस्तक में दिया है। सबसे पहला विवरण आता है नारियल के बारे में। नारियल को उन्होंने बिल्कुल मानव के मुख जैसा एक फल कहा, जिसमें मानो हूबहू 2 आँखें और एक मुंह होता है। अगर उस नारियल को हम तोड़ते हैं तो अंदर से बिल्कुल नरम हिस्सा निकलता है, जो कि बिल्कुल मानव के मस्तिष्क के जैसा है। इब्न बतूता नारियल के प्रयोग को देखकर भी बड़ा चकित था। नारियल का प्रयोग भारत में चटनी के रूप में, एक फल के रूप में तथा रस्सी बनाने के लिए भी किया जाता था। इन्हीं सब बातों से वह बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने नारियल का विवरण अपनी पुस्तक रिहला में दिया है। इसी प्रकार के एक और पौधे से वह बहुत प्रभावित था, वह था पान का पौधा। उसको यह बात बड़ी अद्भुत लगी कि भारतवासी एक ऐसा पौधा उगाते हैं जिसके कोई ना तो फल आता है ना ही कोई फूल। इस पौधे को केवल उसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है और इन पत्तियों को खाने की विधि भी बड़ी ही अजीब है। इन पत्तियों को तोड़ा जाता है, उसके पश्चात इसके बीच में सुपारी को रखकर इसे लगातार तब चबाया जाता है और उसके बाद इसे थूक दिया जाता है। यह बात भी इब्न बतूता को बहुत अद्भुत लगी और उन्होंने पान का विवरण भी अपनी पुस्तक रिहला में दिया है। उसके बाद सबसे अद्भुत बात जो इब्न बतूता को लगी वह थी भारत की डाक व्यवस्था। यह सचमुच ही अद्भुत थी, क्योंकि भारत की डाक व्यवस्था इतनी तेज थी कि मानो एक व्यक्ति को अगर नॉर्मली सिंध से दिल्ली पहुंचने में 50 दिन का समय लगता था, तो यहीं इस डाक व्यवस्था के जरिए संदेशों को केवल 5 दिनों में सम्राट तक पहुंचाया जाता था। तो वाकई यह व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा उन्नत और बहुत ही ज़्यादा चकित कर देने वाली है। आइए अब अच्छे से जान लेते हैं कि भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था थी और किस किस तरीके से संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था।
भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था थी। पहली थी उलुक और दूसरी थी दावा। उलुक डाक व्यवस्था को हम अश्रु डाक व्यवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था में संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए अश्वों यानी घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। पैदल डाक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अद्भुत व्यवस्था थी। इसमें संदेशवाहक अपने एक हाथ में संदेश को पकड़ता था और अपने दूसरे हाथ में एक छड़ी को पकड़ता था, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी। और जैसे ही वह संदेशवाहक अपनी पूरी ताकत के साथ भागता था तो घंटियों की आवाज़ से आगे खड़े व्यक्ति भी सचेत हो जाते थे। ऐसे ही भागता हुआ वह व्यक्ति 3 मील की दूरी तक पहुंचने के बाद उस छड़ी और उस संदेश को किसी दूसरे व्यक्ति को देता था और उसके बाद वह व्यक्ति भी बिल्कुल वैसे ही आगे 3 मील तक भागता था। और यह डाक व्यवस्था इतनी तेज थी कि जहां सिंध से भारत आने में या हम कहें राजधानी दिल्ली तक आने में लगभग 50 दिन का समय लगता था, वहीं इस डाक व्यवस्था के माध्यम से संदेश केवल 5 दिनों में सम्राट तक पहुंच जाते थे। तो इस डाक व्यवस्था से भी इब्न बतूता बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपने पुस्तक में इन बातों का विवरण दिया है। उसके बाद सबसे मुख्य बात जो इब्न बतूता के विवरण में है वह है दास प्रथा। जिस समय इब्न बतूता भारत में आए, दास प्रथा अपने चरम सीमा पर थी। दासों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। तो इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में इनका विवरण दिया है। आइए अब दासों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। दासों को बाजार में किसी भी आम वस्तु की तरह खुलेआम बेचा जाता था। उनकी खरीद बिक्री पर किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं थी। जैसे कि हम बाजार से कोई भी सामान खरीदते हैं, उस समय बाजारों में दास हमें बिल्कुल ऐसे ही मिल जाते थे। महिला और पुरुष दासों से अलग अलग तरीके के कार्य करवाए जाते थे। महिला दासों से मुख्यतः घरेलू कार्य जैसे साफ सफाई, कूड़ा करकट, बर्तन इत्यादि करवाए जाते थे, परंतु जो पुरुष दास थे उनसे मुख्यतः पालकी ढोने का कार्य किया जाता था। वह अपने मालिकों को पालकियों में बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते थे। हर परिवार के पास 1 या 2 दास तो अवश्य ही होते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा था तो उसने भी सुल्तान के लिए घोड़े, ऊंट और कई दास खरीदे थे। इसी तरीके से जब वह मुल्तान के गवर्नर से मिला था, उस टाइम पर भी उन्होंने किशमिश और बादाम से भरा एक डिब्बा और उसके साथ 1 दास और घोड़ा गिफ्ट में दिए थे। इब्न बतूता की पुस्तक से हमें एक विवरण और मिलता है जब मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नसरुद्दीन नामक उपदेशक से खुश होकर उसे 1 लाख टके मुद्रा और 200 दास दान में दिए थे। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में यह भी बताया है कि सुल्तान की सेवा में कार्यरत अनेक दासियां संगीत और गायन में भी निपुण थी। सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर इब्न बतूता ने उनका यह प्रदर्शन देखा था। दासों के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि ये दास राजा के गुप्तचरों के रूप में भी कार्य करते थे। सुल्तान ने अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए अनेक दासियों को नियुक्त किया था, जो कि समय समय पर सारी खुफिया बातें राजा तक पहुंचाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति दासों की ही थी, परंतु फिर भी कुछ दासों की स्थिति सामान्य थी।
अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटी, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।